नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच छठी का इतिहास का 11वां अध्याय का भाग दूसरा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसके आगे मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आप लोग ध्यान से देखिए और यहीं से प्रश्न आते हैं तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और हमारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियो हैं, उसे भी आप बार बार देखिए। यहाँ से आपको सी टेट अन्य किसी भी टेट में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आगे हम आगे पढ़ते हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने 11वें जैसे कि इस अध्याय में अभी पढ़ ही रहे हैं, संस्कृत में लिखते थे। वे कालिदास किस में लिखते थे? तो संस्कृत भाषा में लिखते थे। अब देखिए मेघदूत का एक श्लोक यहाँ पर देखता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इनमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीगी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसे जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इस तरह से कालिदास ने क्या लिखा है? तो मेघदूत लिखा है। इस में उन्होंने जो है इस बुक में उन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। तो अब हमने देख लिया। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? तो वहां पर आप कालिदासी टिक लगाएंगे। किस भाषा में मेघदूत लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। इससे ज्यादा आपसे वहां पर नहीं पूछा जाएगा। तो इतना आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे और अपने कॉपी में से नोट भी कर लेंगे। आगे हम देखते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव और दुर्गा ऐसा प्रश्न या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण भी सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ऐसा प्रश्न यदि आता है कि वेद पढ़ने की अनुमति किसको नहीं थी, तो यहाँ पर देख लीजिए स्त्रियां और शूद्र, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। आगे है आप दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। कौन सी वंश? पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। पुराण और महाभारतों को किसने संकलित किया है? तो व्यास नाम के ऋषि ने। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। महाभारत में ही क्या है? भगवत गीता, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है और उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को
राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वे विजय होकर के कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है और जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि संस्कृत रामायण के लेखक कौन हैं, तो आप वाल्मीकि पर ही टिक लगाएंगे। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, अब इनके बारे में जानते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे और इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। कौन सी देख लीजिए, जातक और पंचतंत्र की। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई गई। कौन सी? तो जातक की कथा। कहाँ पर? स्तूपों और रेलिंगों में। आगे कह रहा है कि इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो कहानी है वह है बंदर राजा की कहानी। कौन सी राजा? बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत ही प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर करके बहते बहते वाराणसी पहुंच गया और उस वक्त नदी में वहां एक राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख करके वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंच करके राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़ करके उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर के गिर पड़ा। तो राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत को एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। कहाँ पर? मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप, भरहुत पर एक स्तूप, ये देखिए इस तरह से दिखाया गया है। बंदर की जो प्रजा थी उसको यहाँ पर दिखाया गया है पूरी, जैसे उन्होंने नदी पार किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका विज्ञान की पुस्तकें। अब विज्ञान की पुस्तकें क्या है? इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? आर्यभट्ट ने। क्या? संस्कृत भाषा में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो कि लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो यहाँ से प्रश्न आया है और अब फिर से आएगा, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने भी, देखें भी और इसका नोट भी बनाएं। देखिए आगे है शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है शून्य। अब शून्य का आविष्कार किसने किया था, ऐसा भी आ सकता है। तो आप वहाँ पर किसको टिक लगाएंगे? तो आर्यभट्ट। यहाँ पर देखिए कागज,
अन्यत्र के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अन्यत्र क्या कहता है? कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही प्रयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। किसने किया था? काई लुन नामक एक व्यक्ति ने चीन में किया था। किसका? तो कागज़ का। उसने मतलब पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट करके लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया और फिर उस लुगदी को दबा करके उसका पानी निचोड़ और तब सूखा करके कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। कितने सौ साल पहले? 1400 साल पहले। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले बगदाद में पहुंची और फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही मिली है। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी कहाँ से मिली है? तो बगदाद से मिली है। अब देखिए कुछ उपयोगी शब्द हैं, इसके बारे में हमने जाना है। स्तूप को भी जाना, मंदिर भी जाना, चित्रकला, महाकाव्य क्या होता है उसे भी जाना, और उसके बाद आपने कहानी के बारे में भी जाना, पुराण के बारे में भी जाना, गणित के बारे में भी और विज्ञान के बारे में भी। इन सभी जो टॉपिक है उसके बारे में हमने इस बुक में पढ़ा है। आप ध्यानपूर्वक इसे बार बार पढ़ेंगे जिससे कि आपके लिए यहाँ पे जो है बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आपको यहाँ से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो हम अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित का सुमेल करो। अब यहाँ पे तो मैं सभी का सुमेल करके बता दूंगा, लेकिन आपको फिर उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को बार बार देखें और फिर अपने आप ही इसको सुमेलित करके टिक लगा के हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। अब सबसे पहले देखिए, स्तूप किसे कहते थे? अब यहीं से अब एक प्रश्न यहाँ पर यदि आ जाता है तो स्तूप किसे कहते थे? स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को, यही हो सकता है। अब देखिए, अब गर्भगृह किसे कहते थे? अब इसी तरह यदि आ जाता है कि देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, तो मैं इस तरह से तो आपको सारा बता ही दूंगा, मंडप का भी बता दूंगा, प्रदक्षिणा का भी बता दूंगा, सभी का। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने आप ही इसको हल करें जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प मिल सके, बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकें। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण तिथि के बारे में भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ ये रहा। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 16 साल पहले हुए थे। उसके बाद है आपका लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले। इन सबको भी आप याद कर लीजिए। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले बनी। अब यहाँ पर खाली स्थान है। अब खाली स्थान को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें कि क ख ग घ का क्या आंसर होगा। एक बड़े गणितज्ञ थे, कौन थे? अभी हमने पढ़ा है, आर्यभट्ट। में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती थी। अब कहाँ पर मिलती थी देवी देवताओं की कहानियाँ? अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो आगे जो भी टॉपिक होगा उसको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तिथियों पर एक नज़र हम डाल लेते हैं क्योंकि ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। तो आप यहाँ पर एक बार इस तिथि को भी देख लीजिए। कह रहा है कि इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रख करके घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी, पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरह की लिखी होगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। उसी प्रकार से मेहरगढ़ हम अध्याय 3 में पढ़े हैं, कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 साल के बीच में। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईस्वी पूर्व।
पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 और 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी पूर्व। उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, अशोक का शासनकाल लगभग 2072-2068 ईस्वी पूर्व से 231 ईस्वी पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व। और कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी पूर्व है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी पूर्व है। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री श्वेतसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। इसी तरह से ये लास्ट में दिया हुआ था, तो हमने सोचा कि आपको ये भी एक बार दिखा दिया जाए। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं है कि ये सही तिथि क्या है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं हैं। तो चलिए, आप लोग ये छठी का इतिहास का जो मैंने संपूर्ण चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। और आपने यदि इसको लाइन बाय लाइन देख लिया, लाइन बाय लाइन यदि आपने इसको देख लिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग CTET में सोशल साइंस के अंतर्गत 50+ नंबर जरूर ले आएंगे। अगले वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा वो 7वीं क्लास का होगा और इतिहास का ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।